हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम यहाँ पर लेक्चर लेके आए हैं ये हमारा है लेक्चर 18 है, जिसमें हम IS 456 में जो मेन पॉइंट्स दिए हैं, जो एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है कंक्रीट से संबंधित या उनकी प्रॉपर्टीज से संबंधित या कुछ जो तमाम पॉइंट्स हैं उनको लेकर के मैं आया हूँ, जो आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, SSC JEE का हो या आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या नॉलेज के पॉइंट ऑफ, वो हम आपके पास लेके आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे IS 4 फॉर डिफरेंट सीमेंट में हम क्या क्या हैं, जैसे OPC के बारे में करते हैं, वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है जिसको यूज करते हैं, 33 है, 43 है, 53 है। इसी तरह से PPC है, सुपर सल्फेट या सल्फेट रेजिस्टेंस है, लो हीट है या रैपिड हार्डनिंग है, हाई एल्यूमिना है। तो इन सब सीमेंट के क्या कोड निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में या ज्यादा जानकारी के लिए हम यहाँ ब्रीफली यहाँ पर नोट किए हुए हैं। इनको आप एक बार सुबह शाम उठते समय देखेंगे तो ये नोट बना करके इसको आपके लिए बहुत ही बूम वरदान साबित होंगे। इसलिए हम यहाँ चल रहे हैं कोड OPC 33 के लिए जो कोड यूज कर रहे हैं वो 269 1989 है। इसी तरह 43 के लिए 8112 है, 53 के लिए 12269 87 है। और फ्लाई एश अगर आप यूज कर रहे हैं, फ्लाई एश सीमेंट यूज कर रहे हैं PPC के लिए, पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट। आप जान लेंगे PPC माने पोजलाना, जिसमें पोजलानिक मटेरियल लगे हैं, जिसको फ्लाई एश अगर आप यूज करेंगे तो उसका कोड होगा 1487 पार्ट 1। अगर आप कैल्सिनेट क्ले यूज करेंगे, कैल्सिनेट क्ले का मतलब हुआ है कि क्योलिन टाइप की क्ले जो निकलती है उसका जो फाइनेस होता है 700 to 900 kg पर मीटर क्यूब होता है। और इसको जो कैल्सिनेट करते हैं वो 850 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैल्सिनेट करके जो इसका एसेस मिलता है उसको हम सीमेंट के बनाने में, मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। तो ये क्ले बेस हो जाएगी, ये क्ले बेस है और ये फ्लाई एश बेस है। इनका कोड जो है 1489 पार्ट 1 और पार्ट 1 जो है फ्लाई एश के लिए, पार्ट 2 जो है क्ले के लिए है, जो कि केटो मेटाकोलिन क्ले के रूप में हम लोग यूज करते हैं। ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के लिए, स्लैग सीमेंट जनरली हम वाटर वगैरह में या रेसिस्टेंट करने के लिए जहाँ पर केमिकल वगैरह है वहाँ पर यूज करेंगे तो 455 इसका कोड होगा। इसी तरह सल्फेट रेजिस्टेंट के कोड 12330 है 1988। इस तरह लो हीट सीमेंट के लिए 12600 हम यूज कर रहे हैं और 1289 ये ग्रेनुलेटेड स्लैग सीमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, जो फाइन और फाइन हो गई है। दो देखो, एक तो हम लोग 455 यूज कर रहे थे स्लैग के लिए, लेकिन ये ग्रेनुलेटेड फाइन स्लैग है जिसको और क्रश किया गया है, इनका फाइनेंस ज्यादा है, तो वो आपका ये कोड होगा। इसी तरह हाइड्रोफोबिक जो वाटर रिपेलेंट है उनके लिए 8043 कोड है। इसमें रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 8041 है और सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए 6909 ध्यान रखिएगा, 90 और 6452 हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये जगह पूछे जाते हैं। 4845 हाइड्रोलिक सीमेंट है, 3466 मैसेंटी है, 8042 जो आप वाइट सीमेंट यूज कर रहे हैं उसका है। तो इस तरह ये सीमेंट के करीब 16 हमने पार्ट दिया है, और भी हो सकते हैं। तो 16 जो महत्वपूर्ण है उनका हमने कोड दिया है, ये आप थोड़ा मेमोराइज करिएगा, बार बार देखिएगा तो आपके दिलो दिमाग में बना रहेगा। फ्लाई एश ग्रेड 1 का जो कोड है IS 3812 है, ध्यान रखिएगा। एग्रीगेट के लिए जो कोड यूज करेंगे IS 38391970 हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको एक दिन में नहीं आपको मेमोराइज करना है, आप ग्रेजुअली रोज इसका नोट्स एक पेज में रखेंगे और उसको पेज को पलटते रहेंगे सुबह शाम या कभी करके, तो आपके जेन्युइन में रहेगा। और MCQ हम देंगे उसको आप कवर करेंगे तो उससे इन चीजों को आप ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। तो एग्रीगेट के बारे में जो है ये कोड है, इसमें जो आपके सल्फेट का जो परसेंटेज है 0.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हम इन जैसे नेचुरल एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नॉन नेचुरल यूज कर रहे हैं तो उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन जो है आपका 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा था, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर नॉन नेचुरल एग्रीगेट्स, नॉन नेचुरल एग्रीगेट के लिए जनरली 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो और बाकी SO3 की मात्रा 0.5% से अधिक ना हो।
और ये जो साइज है एग्रीगेट का, जो मैक्सिमम साइज कहते हैं कितना रख सकते हैं, कितना ग्रिड की साइज हम रख सकते हैं, वो है 1/4 द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर के थिकनेस का 1/4 से अधिक न होने पाए। जैसे मान लीजिए 300 बाई 400 का हमने कोई क्रॉस सेक्शन लिया है, बीम का है या कॉलम का है, तो मिनिमम 300 है तो उसका 1/4 हमने लिखा है 75 mm। तो इसमें 75 mm तक का प्रोविजन आप यूज करने का आ सकता है, लेकिन आप वो चीजें नाम से जिसमें हम फॉलो करते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए साइज आपकी बढ़ गई 160 mm प्लम साइज, जैसे रिवर की ट्रेनिंग के दौरान में रिवर की साइड्स का या एम्बैंकमेंट का आपका पिचिंग करना है, तो वहां आप इससे बड़ी साइज को इस्तेमाल कर सकते हैं 160 mm और उससे ऊपर बोल्डर्स को, लेकिन उनका जो परसेंटेज होगा वो 20% कंक्रीट के वैल्यू से अधिक ना होगा, उनका प्रेजेंटेशन 1/5 ऑफ द वैल्यू हो या 20% होगा, जिसमें आप यह ध्यान देंगे कि जो एग्रीगेट रखे गए हैं बड़े वाले साइज, उनका सरफेस से जो ऊंचाई है, जो टॉप सरफेस जहां फिनिश कर रहे हैं, वो 150 mm से नीचे रहना चाहिए, 150 mm से कम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो ऊपर वाली सरफेस अगर उखड़ जाएगी तो वो आपके टकराव या उसमें उसका घर्षण होगा और घिसेंगे, और वो जो है उसके लिए स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं होगा। तो इसके लिए मिनिमम कवर आप कह सकते हैं कि 150 mm से 6 इंची से नीचे ही दबा के रखेंगे, ये मतलब हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं कि आप जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई नॉमिनल साइज 20 mm का नॉमिनल साइज का क्या मतलब होता है, या किसी एग्रीगेट के 10 mm 20 mm या 40 mm अगर नॉमिनल साइज है, इसका हम क्या मतलब समझें। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो साइज है वो सीप से पास हो जाएगी उस पर्टिकुलर सीप से, और दूसरी वाली जो नेक्स्ट सीप होगी उस पर रिटेन कर जाएगी। जैसे मान लीजिए 20 mm नॉमिनल साइज कर रहे हैं, तो पासिंग 20 mm रिटेन ऑन 16.5 mm नेक्स्ट सीप पर रिटेन हो गई, तो वो उसकी नॉमिनल साइज कहलाएगी। तो उस एग्रीगेट को बोलेंगे 20 mm नॉमिनल साइज। अगर आपका 10 mm नॉमिनल साइज करने पासिंग 10 mm बट रिटेन ऑन दी नेक्स्ट सीप, नेक्स्ट सीप जो आपका होगा उस पर वो रिटेन कर देंगे। तो इसी तरह से 40 mm का है तो वो आगे की सीप की साइज पर रिटेन कर जाए, तो उसकी नॉमिनल साइज कहलाएगी। तो ये हो गया नॉमिनल साइज। इसके अलावा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएंगी, एक होती शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जैसे आप कुछ दिन के कंक्रीट 28 डेज में आपने कॉस्ट कर लिया, उसके बाद आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर ये फार्मूला यूज करके आप कर सकते हैं 5000 रूट ओवर एफसी। मान लीजिए हम 20 कंक्रीट है तो 20 यहाँ रख दीजिए, अंडर रूट निकालिए, इससे जो वैल्यू आ जाएगी वो उसकी शॉर्ट टर्म मतलब तुरंत की शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगी। लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी क्या होगी, वो लॉन्ग टर्म इलास्टिसिटी ECE इस फार्मूले के द्वारा फाइंड आउट करेंगे, EC/1 + थीटा। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाएंगे, ये पूछा जाता है और ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर EC क्या है, ये शॉर्ट टर्म इलास्टिसिटी है, और ये 1 + थीटा क्या है, थीटा जो है क्रीप कोएफिशिएंट है। और क्रीप कोएफिशिएंट क्या होता है, क्रीप कोएफिशिएंट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। कंक्रीट में कितने तरह के स्ट्रेन होते हैं, एक आपका क्रीप स्ट्रेन होता है, एक सिंक्रेज स्ट्रेन होता है, तीसरा इलास्टिक स्ट्रेन होता है। तो 3 तरह का स्ट्रेन आप में होगा, श्रिंकेज होगा, इलास्टिक स्ट्रेन होगा, और ये आपका क्रीप स्ट्रेन जो लोड लगाने पे सस्टेन लोड पर टाइम फैक्टर पर डिपेंड करने वाला, जो कि लोडिंग के बाद जैसे लोडिंग पैटर्न बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है क्रीप आपका बढ़ता जाता है। या यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 डेज पर क्रीप कोएफिशिएंट 2.2 है, 28 डेज पर 1.6 है, 1 ईयर पर 1.1 है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, EC निकालना है तो मान लीजिए आप 1 ईयर का निकाल रहे हैं तो EC की वैल्यू यहाँ पर 5000 से यहाँ रख के 1 + 1.1 करके इसी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको 7 डेज पे फाइंड आउट करना है, 28 डेज पे फाइंड आउट करना है, तो वो इस कोएफिशिएंट को यूज करके आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसका फ्रैक्चरल या टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंक्रीट की टेंसाइल जानते हैं, कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग है, लेकिन टेंशन फिर भी ये टेंशन में इतना वियर कर सकती है। इस पॉइंट को देखें तो FCR एम्पिरिकली 0.7 रूट ओवर FC के जो IS 456-2000 के द्वारा दिया गया है, तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे 0.7 रूट ओवर FC। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगर इसके अलावा कंक्रीट में जो क्रीप है वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल कब तक रहेगी, जब तक कि स्ट्रेस इन कंक्रीट
इज नॉट ग्रेटर देन 1/3 ऑफ करेक्टिव स्ट्रेंथ। मान लीजिए M15 की आपने कंक्रीट की है, ठीक है, और उसका अगर आप लोडिंग करते हैं, लोडिंग में स्ट्रेस जो है 5 न्यूटन, 15 मतलब करेक्टिव स्ट्रेंथ 15 हुई और उसका 1/3 क्या हुआ 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से स्ट्रेस कंक्रीट में नहीं बढ़ रहा है तो क्रीप जो है स्ट्रेस के अनुक्रमानुपाती या इलास्टिकली बिहेव करेगी। ये ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है। इसके अलावा इसको टेस्ट करने, कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम और परीक्षण करते हैं, 2 परीक्षण। वन है ये टियर FCT, कंक्रीट का टियर में टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके लिए जो फार्मूला यूज करते हैं 2P/πdl। सिलेंडर लेते हैं 150 mm और लंबाई उसकी 300। इसको मैंने पिछले लेक्चर्स में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या है कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल आपका रखा हुआ और इस पे प्रेशर लगा करके इसको 2 पार्ट में अलग हो जाती है, तो वो लोड हम कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ रप्चर, यहाँ FCR लिखा हुआ है, दिस इज योर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे इसको, और ये एम्पिरिकल का है, ये जो है आपका मॉडल्स ऑफ रप्चर बीम के टेस्ट करना है। तो बीम के क्या करते हैं, बीम एक 150/150 mm/700 लेते हैं, जिसकी इफेक्टिव लेंथ जो है 600 रखते हैं। और दूसरा हम ले सकते हैं जिसको 100/100 का साइज है और उसकी लेंथ 500 रखते हैं, जिसकी लेंथ जो होगी वो कब्जे में करने के बाद 400 करीब आती है। ये 2 तरह के सैंपल इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर एग्रीगेट की साइज 20 mm या से नीचे हो गई तो हम 10 mm का के सैंपल से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम 2 से टेस्ट कर सकते हैं, 150 से और 100 mm से। तो उसमें क्या होगा कि जो फेलोर का पैटर्न होगा वो हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये A जहां फेलोर का पॉइंट है, ये 200 से अधिक है 150 के लिए और A 133 से अधिक है दूसरी वाली बीम के लिए, 100/100 वाले सैंपल के लिए, तो ये फार्मूला PL/BD स्क्वायर है। P जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, L जो सिलेंडर की लेंथ है, B और D उसका क्रॉस सेक्शन 150/150 है, वो यूज करेंगे। अगर ये केस होता है कि A की वैल्यू 170 और 200 के बीच में लाई करती है 150 सैंपल के लिए, या 110 A का वैल्यू 110 और 133 के बीच में लाई करती है, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। दैट इज 3PA, A जहां फेल हो रहा है उसकी डिस्टेंस सपोर्ट से, और BD स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये नहीं तो हमारे पिछले वाले जो वीडियोस में आप देखे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स हमने आपके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए किया। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सिंकेज कितना आप मैक्सिमम लेंगे। सिंकेज जो वैल्यू 0.003 है, आप ध्यान रखिएगा। पॉइंट जो आप क्वेश्चन में 0.003 कह सकता है ऑप्शन में, या 0.00, तो यहाँ पे 3 जीरो है, आप देखेंगे 3 जीरो है, 3 जीरो है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ 3 जीरो है, इसको ध्यान रखिएगा, 3 जीरो है। और अगर श्रिंकेज कंक्रीट कंप्रेशन में है या एक्सियल कंप्रेशन है, केवल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो 0.002 लेंगे। अगर आपका बेंडिंग है, फ्लेक्चर है, तो 0.0035 लेंगे। ये 3 वैल्यू आपके दिलो दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि बार बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है क्लोरीन इन कंक्रीट, कितना आप अलाउबल लिमिट रखेंगे। तो इसमें हम 3 कैटेगरी में आए हैं। ये कंक्रीट है जिसमें मेटल का भी कंटेक्ट है, मेटल कंक्रीट है या प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट है, तो उसमें kg/m³ में जो सॉलिड में या केमिकल सॉल्युबल होगा वो 0.4 है, 0.4%। और इसी तरह से RCC या प्लेन लेते हैं आप, जिसमें मेटल का कंटेक्ट है, तो वो 0.6 होगा। अगर जिसमें किसी मेटल का कंटेक्ट नहीं है, चाहे वो एग्रीगेट हो, चाहे प्लेन कंक्रीट हो, चाहे RCC हो, उसमें मैक्सिमम 3% आपका अलाउ है बाय मास। तो ये चीजें आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सल्फेट की जो मात्रा रिस्ट्रिक्शन है कंक्रीट में, वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4% बाय मास ऑफ कंक्रीट। लेकिन सुपर सल्फेट सीमेंट IS 6909 में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि सुपर सल्फेट सीमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परसेंटेज कितना है। तो ये आपके लिए ये SO3 या सल्फेट पूछा जाए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4%।
इसके बाद एल्केली आती है Na2O या K2O, तो इसका ये भी डिलेटेरियस मटेरियल है, इसकी मात्रा 0.6% से अधिक नहीं होनी चाहिए, आप नोट करिएगा। और दूसरा फ्लाई एश का कंटेंट जो ब्लेंडिंग के लिए सीमेंट यूज करेंगे वो मिनिमम 20% होगा, और स्लैग जब यूज करेंगे तो उसका परसेंटेज मिनिमम 50% होगा। स्लैग सीमेंट होगा तो उसमें स्लैग की मात्रा 50% होगी, और फ्लाई एश है तो उसकी 20% से कम नहीं होगी। कंक्रीट, अगर आप सी में अगर कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो प्लेन कंक्रीटिंग के लिए मिनिमम रेट क्या होगा M20, और जो आरसीसी यूज करेंगे उसका मिनिमम रेट कितना होगा M30। ये हमने पिछले इलेक्शंस में जिसमें कंक्रीट के बारे में प्लेन और आरसीसी के लिए उनकी एनवायरमेंट एक्सपोजर की कंडीशन के हिसाब से भी डिस्कस किया है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद आती है कि अगर किसी कंक्रीट को आप डिजाइन करते हो, कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हो, उसकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी आएगी। 4 अगर सैंपल लें और चारों का एवरेज निकालें तो हमें इस फार्मूले के द्वारा गवर्न होना चाहिए, मीन्स करेक्टिव स्ट्रेंथ प्लस 1.5 SD या सिग्मा। तो इसमें 1.65 इंटू SD की वैल्यू से आप निकालेंगे। स्टैंडर्ड डिवीजन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो मिनिमम टेस्ट सैंपल कितना लेंगे, नॉट लेस देन 30 से कम नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने मिक्स डिजाइन को चेंज किया तो दूसरा 30 सैंपल लेकर उसकी टेस्टिंग करेंगे। दूसरा, अगर आपको कैलकुलेशन से स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं मालूम है तो एक अज्यूम वैल्यू आप ले सकते हैं, उनके लिए ये है ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और अज्यूम्ड स्टैंडर्ड डिवीजन है, ये वास्तविक नहीं है, ये अज्यूम है। तो अज्यूम माने आप मान लेंगे अगर इस तरह, जैसे M10 15 के लिए 3.5, 20 और 25 के लिए 4 और 30 से 50 के लिए 5 हमने लिया है। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर 50 से ऊपर होगा तो क्या करेंगे, 50 से ऊपर होगा तो हम उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 30 सैंपल लेके कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू है वो रखेंगे। अगर मान लीजिए आप ये टेस्टिंग कर रहे हैं और उस टेस्टिंग में जो टर्म्स है वो फॉलो नहीं हो पाया, वेरिएशन हुआ है, तो इन वैल्यूज को +1 करके बढ़ा देंगे। मतलब 10-15 में अगर आपने वाटर में या किसी एग्रीगेट में कम ज्यादा कुछ आया है, या आपको लगता है कि आज स्पेसिफिकेशन फॉलो नहीं हुआ है, या वेदर कंडीशन वगैरह की वजह से या किसी और कारण से, तो इन वैल्यूज को +1 कर देंगे। 3.5 का 4.5, 4 का 5, 5 का 6 हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिए। जितने इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उन्हीं को हमने डिस्कस किया है। नीचे फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को कैसे एश्योरेंस करेंगे, तो क्वालिटी के लिए बैचिंग महत्वपूर्ण है। तो सीमेंट तोलेंगे तो कितना वेरिएशन हो सकता है, एग्रीगेट वाटर लेंगे तो कितना वेरिएशन हो सकता है, कितना प्लस कितना माइनस हो सकता है, इसको हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है। सीमेंट के लिए ±2% है, ±2% है। एग्रीगेट वाटर मिक्सचर या कोई और मटेरियल जो यूज कर रहे हैं उनका वेरिएशन ±3% हो सकता है। तो ये 2 और 3% आप समझिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, बल्कि जो सैंड होती है अगर उसमें सरफेस मॉइस्चर है तो उसमें कितना पानी जो है पर मीटर क्यूब, अगर 1 मीटर क्यूब अगर उसका सैंड लिया जाए तो कितना पानी निकलेगा। तो जैसे मान लीजिए आप वेरी वेट सैंड, बहुत ज्यादा भीगी हुई सैंड है जिसमें कि एक्सपेक्टेशन है 7.5% बाई मास जो है वाटर है, तो इसमें जो पानी की मात्रा होगी पर मीटर क्यूब कंटेंट में 120 लीटर होगी। अगर आप मॉडरेट, यहाँ MOD लिखा है, मॉडरेट वेट सैंड है तो उसमें 5% हो सकती है, और जिसका क्वांटिटी लीटर में 80 लीटर होगा। इसी तरह से अगर मॉइस्ट सैंड लेते हैं तो 2.5% करीब मॉइस्चर हो सकता है, 2.5% के बराबर, तो इसके लिए हमने 40 लीटर कोर्ट ने प्रोवाइड किया है। अगर आपका मान लीजिए ग्रेवल है या रॉक्ड है, अन्य कोई राख जिससे हम एग्रीगेट बना रहे हैं, उनमें 1.5 से 2.5% हो सकता है, जिसमें 20 से 40 लीटर का वेरिएशन हो सकता है लीटर में। ये क्वांटिटी आप निकाल के जब आप एग्रीगेट वगैरह बनाएंगे, सीमेंट कंक्रीट बनाएंगे, तो इसका ध्यान रखेंगे, इस क्वांटिटी को उसमें से आप माइनस कर देंगे। मान लीजिए कहीं वेट है, पानी ही बरस रहा है, आप कंक्रीटिंग करनी है, भीग जाएगी, पूरी तरह से वेट हो जाएगा, तो उसमें इस तरह का प्रोविजन करना पड़ेगा। मान लीजिए भीगने के बाद, सूखने 2-3 दिन बाद भी होता है, तो फिर आप ये परसेंटेज लेंगे। इस तरह से आप वहां पर साइट इंचार्ज जो आप इंजीनियर इंचार्ज बनेंगे उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पर आता है और रिटार्डर, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर के डोजेस कितना हम रखेंगे। तो रिटार्डर का 0.5% है,
और प्लास्टिसाइजर का 1% और सुपर प्लास्टिस का 2% से अधिक नहीं रखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, रिटार्डर 0.5, प्लास्टिसाइजर 1 और सुपर प्लास्टिसाइजर 2% रहेगा। इसके बाद फिर हम फॉर्म वर्क में टॉलरेंस या वेरिएशन शेप साइज में कितना रखेंगे, ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। टॉलरेंस इन डायमेंशन, अगर मान लीजिए बीम या कॉलम का डायमेंशन b/d है तो इसमें या तो +12 हो सकता है या -6 हो सकती है। तो अलाउंसेस 12 और 6 का है, प्लस में 12 माइनस में 6 है। इसी तरह फुटिंग में मिनिमम जो उसकी विड्थ में वेरिएशन हो सकता है वो आप देखिएगा, फुटिंग के डायमेंशन में जो डायमेंशन माने b/d है बड़ी वाली, उसमें 50 या बढ़ सकती है या -12 जो है माइनस हो सकती है, कम हो सकती है, इससे ज्यादा वेरिएशन हो। इसकी इसेंट्रिसिटी में किसी तरफ से ईच साइड पर जो बढ़ रहा है वो 0.02W, जिस तरफ डायरेक्शन में एक्सपेंड कर रहा है इसेंट्री है उसमें 0.02W या 50 mm जो भी कम हो वो आप रखेंगे। और थिकनेस में ±0.05% आप रखेंगे। तो यहाँ तक ही हम आपको कवर कर रहे हैं और थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास और होप आप हमारे अच्छी क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।